सर आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं? डॉक्टर अरुण मलिक कौन हैं? सर आप मेडिकल फील्ड से हो। स्वास्थ्य सेवा में आपने काफ़ी अपना योगदान दिया है। अचानक पॉलिटिक्स में उतरने का क्या मकसद था? सर आप एक एमपी कैंडिडेट हो। अब तक केवल व्हाट्सएप में ही सीमित रहे हो। आपको किसी धरने पे नहीं देखा, आपने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं किया अब तक, ना ही पब्लिक से मिलते हो आप। तो ऐसे में व्हाट्सएप के अंदर ही सीमित रहकर कैसे पॉलिटिक्स खेला जा सकता है? एज ए एमपी अगर आप एमपी बन जाते हो तो क्या डॉक्टर मलिक साहब जो है 100% रिजर्वेशन के पक्ष में है या नहीं है? सर आज के समय में अंडमान निकोबार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है पानी, बिजली और बेरोजगारी। इससे आप कैसे निपटोगे सर? सर आप मेडिकल फील्ड से हो और आप खुद समझ सकते हो कि आज जीबीपन का हाल क्या है। स्वास्थ्य का जो हालात यहाँ पर है वो बहुत ही बुरा कंडीशन में है। और दूसरी बात जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी लगभग छरमराया हुआ है, क्योंकि कई स्कूलों में जो है प्रिंसिपल नहीं रहे कई साल तक। तो अगर आप एमपी बन जाते हो तो इसको कैसे सुधारेंगे सर आप? नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। सीधी बात के अगले संस्करण में हम आ पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट श्री डॉक्टर अरुण मलिक जी के पास। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अरुण मलिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनता के लिए क्या करना चाहते हैं जो वे पॉलिटिक्स में उतरे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अंडमान आज तक में। सर आप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र संसदीय क्षेत्र के। सर आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं? डॉक्टर अरुण मलिक कौन हैं? पहले तो आपको नमस्कार। और मैं अपना साथी द्वीपवासियों को भी नमस्कार कहना चाहता हूँ। और मैं इस दौरान ये भी मेरा जो बहुजन समाज पार्टी के जो हाई कमांड है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को कैंडिडेट चुने हैं। मैं एक्चुअली हमारी एक्सेलेंसी मायावती जी प्लस हमारे जो कोऑर्डिनेटर है सिद्धार्थ जी, अशोक सिद्धार्थ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका सवाल, मैं अंडमान निकोबार में एक शिवपुर बोल के जगह है जहाँ से मेरा जन्म हुआ था। मेरा पिताजी माताजी वहाँ जॉब के लिए गए थे। देन उसके बाद मैं स्कूलिंग अंडमान निकोबार में 6 स्कूल में किया। फिर MBBS करने के लिए मैं कलकत्ता गया, फिर उसके बाद MD किया। अंडमान निकोबार हेल्थ सर्विसेज में मैंने करीब 10 साल नौकरी किया इनिशियली। उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ, इंटरनेशनल NGOs के साथ बहुत साल काम किया, 24 ईयर्स काम करके आई केम बैक। मैं 2020 में वापस आया। इस बीच में मैं अंडमान में, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं आते रहता था, साल में एक बार ज़रूर आता था। एंड मैं इतने कंट्रीज़ में काम किया है, लेकिन मुझे लगता था कि अंडमान में हर साल मैं आना है। उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आया तो मैंने ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है कि हम कौन हैं। मैं बंगाली जो हमारे पोस्ट 42 सेटलर कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। आप मेडिकल फील्ड से हो। स्वास्थ्य सेवा में आपने काफ़ी अपना योगदान दिया है। अचानक पॉलिटिक्स में उतरने का क्या मकसद था? क्यों आप इस पॉलिटिक्स में उतर गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने रहमान साहब, हम आपको बता रहे हैं कि मैं जब वापस आया 2020 में, उसी दौरान हमारे यहाँ पे कोविड का आउटब्रेक भी हो रहा था और मैं देखा कि बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हो रहा था। और मैं कोशिश भी किया उस चीज़ को उठाने के लिए, क्योंकि मैं UN में, मैं WHO में जब मैं काम करता था, मेरा यही वर्क होता था इमरजेंसीज़ में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ में काम करना। उसी दौरान बहुत सारे केसेस का भी डेथ भी हुआ था, जिसके लिए मेरे को बहुत ही ख़राब लगा। प्लस उस ज़माने में मैं देखा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं था। जो साधारण लोग हैं उनका बोलना, उनका राइट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो मैं अपना सर्विस का ऑफ़र भी किया था एडमिनिस्ट्रेशन को।
और मैंने ये भी बताया था कि कहाँ क्या करना से अच्छा रहेगा। मैं देखा कहीं कोई नहीं लिया मेरा जो एडवाइस को, और उसी दौरान मैंने देखा कि कुछ लोग एक्चुअली, मैं तो सोशल मीडिया में बहुत लिखता था और मैं बोलता भी था, देन बहुत लोग मुझे सजेस्ट भी किया जो समझदार हैं इन, तो उन लोग बोले, एंड दे आर वेरी सीनियर, एंड तो उन लोग बताया कि आप क्यों नहीं सोच रहे हो। तो मैंने इट वाज आई थिंक इन 2021 दिसंबर के बात है। फिर मैं सारे अंडमान निकोबार का कोना में कैमल वे से लेके डिगलीपुर तक मैं गया हूँ। 3-4 महीना मैं 2-3 बार गया हूँ, तो लोगों से बातें किया। मुझे लगा कि रियली जो वीकर सेक्शन है, जो उनका कोई वॉइस नहीं है, वो अगर कोई भी काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ऑफिस में जाते हैं तो उनको लिए साथ देने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि और मैंने जब इंटरनेशनल जॉब कर रहा था, मेरा काम ही होता था सीनियर ऑफिशियल, जैसा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, उसी तरह हमारा वहाँ पे डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, तो और द मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करना। मैंने देखा है कि जो भी कंट्री में जो मिनिस्टर अगर अच्छा होता है ना, तो वो अगर डेडिकेटेड है, ही कैन डू ए लॉट, तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उस प्रेरणा जो मेरे को मिला था, और प्लस यहाँ पे मैंने देखा, तो मेरे को लगा नहीं, क्यों नहीं हम भी इस पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म होना है जहाँ से मैं और ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास पावर होना बहुत ज़रूरी है। और एमपी का जो पावर है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अगर आप उस पावर को सही तरीक़े से आप इस्तेमाल करो तो अंडमान के साधारण जो लोग हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। सर, आप एक एमपी कैंडिडेट हो, आप अब तक केवल व्हाट्सएप में ही सीमित रहे हो, आपको किसी धरने पे नहीं देखा, आपने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं किया अब तक, ना ही किसी मतलब पब्लिक से मिलते हो आप, तो ऐसे में व्हाट्सएप के अंदर ही सीमित रहकर कैसे पॉलिटिक्स खेला जा सकता है? पहले तो ये जो परसेप्शन है, मैं व्हाट्सएप में, मैं जहाँ भी रहता हूँ, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले, आपको शायद पता होगा कि मैं 70 पंचायत घूम के आया हूँ। ये तो व्हाट्सएप में बैठ के तो ये 70 पंचायत हम घूम नहीं सकते ना। और मैं अपडेट भी करता था कि जब मैंने गया नवंबर में, मैंने अनाउंस में था, करीब 7 महीना मैंने काम किया रिज़ाइन करने के बाद, मैं हर पंचायत में गया ताकि और ज़्यादा समझने के लिए उन लोगों को क्या क्या परेशानी है। और आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही लोग, जो साधारण लोग हैं, उनका परेशानी बहुत ज़्यादा है। 70 साल या 60 साल जो भी है हमारा सेटलमेंट हुआ है, कैमल बे से लेके डिगलीपुर में ऐसे ऐसे जगह में पंचायत है कि वेरी रिमोट, जहाँ पे लोग अभी भी, वो कलवर्ट नहीं है, वो अपना टेम्पररी ब्रिज के ऊपर से पार होते हैं, रूरल रोड नहीं है। तो मैं एकदम दावा करके बोल सकता हूँ कि मैं लोगों के बीच में गया हूँ, बात भी किया हूँ। लेकिन यस, मेरा जो है, मैं कहीं भी काम करता हूँ ना, उनको अपडेट करता हूँ। मैं अगर ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते रहता हूँ कि अब क्या मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है कि अंडमान में मैंने अभी फ़िलहाल जाके आया था, अभी 1 हफ्ता पहले ही मैंने डिगलीपुर, मायाबंदर, हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं बहुजन समाज पार्टी के, हम दोनों गए थे और लोगों से मिले, हम लोग कैंपेन भी किए हैं। और उसके बाद अभी नॉमिनेशन का बात चला तो मैंने वापस आया। सो ये बात एकदम गलत है कि मैंने व्हाट्सएप में, बहुत ही कम समय है अभी आपके पास, लेकिन आपका पब्लिक मीटिंग या जनता से मिलने का कोई भी फ़ोटो या वीडियो हमारे पास नहीं पहुंचा। तो लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है, क्या डॉक्टर मलिक व्हाट्सएप से बाहर आओगे? ये बात सही है। अभी हमारा नॉमिनेशन होगा, मैं सोच रहा है, हम लोग आज शाम को हमारा मीटिंग है, देन हम लोग डिसीजन लेंगे कि मोस्ट लाइकली हम लोग 26 को, मैंने ट्यूसडे को हम लोग नॉमिनेशन भरेंगे। उसके बाद हम लोग, आप लोग देखेंगे कि रास्ता में डॉक्टर मलिक और उसके बाद उनका टीम के साथ सभी जगह जनता के साथ बातें करेंगे और बताएंगे कि हमें वोट देने से लाभ होगा। क्योंकि मेरा तो देखिए, जितना भी मुद्दा है अंडमान निकोबार में ना, बहुत ही सिंपल मुद्दा है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे एक
रूट कॉज जो है वो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। ये दोनों चीज़ को अगर हम 100% तो हम एकदम ही शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन नियर टू 100% तो कर ही सकते हैं, जिसके चलते हमारे साधारण लोग सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए, आपको मैं बता सकता हूँ कि बीएसपी अंडमान निकोबार और डॉक्टर मलिक, ये दो जो हमारा टीम है ना, और जनता जो साधारण लोग हैं, मिल के हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और हमारे बीएसपी का एक खाली वीकर सेक्शन के लिए, सभी के लिए, अंडमान निकोबार के सब के लिए हम काम करेंगे। और दूसरी बात है जी, हमारा जो प्राइमरी फोकस है ना, वो वीकर सेक्शन है। आप देखिए अंडमान में वीकर सेक्शन कौन है, यहाँ पे जिसको ओबीसी नहीं मिला है, हमारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जो हमारे ओबीसी ऑलरेडी है, दे आर द वन, उन्हीं लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं तो एक बता रहा हूँ कि 80% लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे 20% जो लोग हैं वो करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो हमारा बीएसपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पहला मुद्दा है कि करप्शन को बंद करना है। आपने और एक बात बोले है कि हड़ताल, आपको तो कहीं हड़ताल में नहीं देखे। देखिए, मैं हड़ताल प्रोटेस्ट में बिलीव नहीं करता हूँ। हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइट कॉम्पिटेंट। आज का दिन का जो लीडरशिप है, ये अगर आप 2 साल 3 साल पहले की बात करेंगे, मैं ये बात नहीं करता था, लेकिन आज का दिन में जो हमारे अंडमान निकोबार के लीडरशिप है, बोथ इन लॉ एंड ऑर्डर का प्लस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, इस टाइम में आपको धरना का ज़रूरत ही नहीं है। और मैं धरना में प्रोटेस्ट में बिलीव नहीं करता हूँ। आपको नेगोशिएट करना है, जो भी विद इन द रूल्स है ना, आपको कोर्ट में भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के आप डिस्कस करके उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, देन व्हाई डू यू नीड टू धरना करके तो आप लोगों को परेशानी कर रहे हो। नहीं सर, धरना में तभी उतरते हैं, जैसे अभी पीएचडी के बच्चे बैठे हुए हैं अपने एज रिलैक्सेशन को लेकर, नेगोशिएशन नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तभी वो धरना में बैठने के लिए मजबूर हैं। वरना किसी को मतलब शौक नहीं है कि जो अपने घर बार छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन के गेट पर धरना कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछे रहमान साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो एमपी साहब हैं आज का दिन का, वो ये जो टीम को लेके या कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लेके सेक्रेटरी हायर एजुकेशन या सेक्रेटरी एजुकेशन या चीफ सेक्रेटरी सर से मिला है। मुझे नहीं पता है मिला है या नहीं मिला। मुझे जहाँ तक पता है कि हमारा एमपी साहब, जो करंट एमपी साहब है, कोई भी धरना में जाके उनके साथ मिल के डिस्कस करें, तो वो चीज़ तो देखिए, हम आप धरना करने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और आपको पता है कि धरना करने से भी विद इन रूल्स करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ रूल में रह के, अगर हमारे, मैं भी धरना अगर करना है जैसा आप बोले ना, तो एमपी साहब को लीड करना है। मैं जब छोटा था, हमारा एमआर भक्ता साहब होते थे एमपी साहब, मुझे पता है कि रास्ता में उतरते थे और काम होता था, क्योंकि ही इज़ एमपी, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उनके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। आप अभी कुछ दिन पहले का बात है, डिब्रेट का धरना, आप देखिए डिब्रेट का इशू, इट इज़ ईजीली सॉल्वेबल। अगर डॉक्टर मलिक एमपी बनाना 6 से 8 महीने का अंदर, मैं वो जो डिग्री, जो वहाँ पे देखिए 2 पार्ट है ना, एक डिप्लोमा और एक डिग्री कोर्स, डिग्री कॉलेज जो है दैट इज़ डी एफिलिएटेड बाय पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, उस मामले को मैं एमपी बना और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको लेके मैं 6 से 8, हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डायरेक्टर जो हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, एलजी साहब को बात करके उसको हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नेगोशिएशन के साथ में नहीं निकाल सकता। हम अगर अच्छी तरह नेगोशिएट करें तभी कर सकते। आपका क्वेश्चन एकदम सही बात है, क्यों इन लोग धरना कर रहे हैं? धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे ये धरना वाले लोग भी बुलाए थे, मैंने बोला नहीं, हम जाके धरना में उनको साथ दे सकते हैं। हाँ, वो बच्चों के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज मेरे पास अगर एमपी रहा हुआ और मैं उनके साथ जाके जाऊँ, चीफ सेक्रेटरी, हमारे जो एलजी सर, सबके पास जाके मैं बात करूँगा और देन वी विल गेट द सोल्यूशन। देखिए, नेगोशिएशन में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे,
उसके लिए भी टाइम लगा। अब देखिए बड़े बड़े ग्लोबल लेवल में कितना सारे नेगोशिएशन होता है, तो इसके लिए डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट। धरना में आई डोंट बिलीव इन धरना। धरना तो लास्ट रिसोर्ट हुआ, और उसमें हमारे एमपी साहब का लीडरशिप होना ज़रूरी है। जो चीज़ अंडमान निकोबार, आप हमसे पूछे ना, आप क्यों नहीं, आप कैसे क्यों आए हो पॉलिटिक्स में, ये भी एक कारण है। मैंने देखा कि हमारे एमपी साहब कहीं नहीं है, ही इज़ नॉट अकम्पनिंग द पीपल हु आर सफरिंग। आप देखिए जो बच्ची का एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे उनका ये हुआ था, क्या बोले, सस्पेक्टेड ना रेप केस के बारे में, जब बच्ची रो रही थी फॉर द उनका एफआईआर के लिए, मैं तब 4 व्हाट्सएप ग्रुप में था। आज मेरे को 90+ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। उस ज़माने में उसी दिन मैंने लिखा था कि बच्ची को एटलीस्ट एफआईआर होना चाहिए, उनको बोल रही है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वो बच्ची गलत है तो उनको भी ऊपर एक्शन होगा, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। सो नोबडी केम आउट। जितने भी आप भारतीय जनता पार्टी का बोलिए, कांग्रेस पार्टी का बोलिए, कोई नहीं है। वो क्या महिला मोर्चा, बहुत सारे मोर्चा है हमारे बड़े बड़े पार्टी का, वो सब मोर्चे के कोई नहीं आया था बाहर। वो लोग जब 1.5 महीना, हमको अभी भी याद है, 1.5 महीना बाद में सब बाहर आए। एक्चुअली आई वांट टू थैंक एक जो उनका जो एडवोकेट था, अंडमान मेनलैंड से, लेकिन वो अंडमान निकोबार से अटैच्ड है, उस समय मिला भी हो। ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल कि इनको जस्टिस दिलाने के लिए सामने आए। एंड मैं भी उस ज़माने में बहुत कुछ लिखते थे, इवन हमारा एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर और जितने भी चीफ मिनिस्टर सर को भी लिखे थे। तो ये धरना के लिए मैं एकदम ही साथ नहीं देता हूँ, लेकिन एमपी के पास बहुत सारा ये है, और उनके लिए देखिए नेगोशिएशन के लिए आपको मुद्दा को समझना भी पड़ेगा। आप अगर मुद्दा नहीं समझ के जाके आप चीफ सेक्रेटरी सर से और डीजीपी सर से और ये सेक्रेटरी से बात करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यू हैव टू नो इन इनर कॉन्टेक्स्ट कि क्या बात है, कैसा कर सकता है, प्लस विद इन द रूल्स हमें करना पड़ेगा। अभी आपने देखा हाल ही में बहुत सारे जॉब मेला लगा था और कई लोगों को जॉब भी मिला, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पहलू यह था कि कई सारे बच्चे इस जॉब से वंचित रह गए। कारण यह था कि आउटसाइडर जो बाहर से मेनलैंड से जो बच्चे ने अप्लाई किया, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो नौकरी मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो क्या एज ए एमपी, अगर आप एमपी बन जाते हो, तो क्या डॉक्टर मलिक साहब जो है 100% रिजर्वेशन के पक्ष में है या नहीं है? मैं 100% रिजर्वेशन का पक्ष में हूँ, और मेरे पास सारा आइडिया है कि कैसा करना है, क्योंकि ये पार्लियामेंट लेवल में भी करना पड़ेगा। और देखिए हम लोग यूटी है, यहाँ पे हम लोग 100% तो नहीं बोल सकते, मैं इसको बोलता हूँ नियर टू 100%। अभी देखिए 2 चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास अभी देखिए जॉब रिजर्वेशन के लिए ओबीसी कैटेगरी है, जिसमें हमारे प्री 42 भाई बहन लोग हैं, पोस्ट 42 ओनली बंगाली सेटलर्स को दिया हुआ है। अभी जो रिमेनिंग पोस्ट 42 उसको डिप्राइव्ड किया है। तो वो डिप्राइवेशन जो हुआ है, मैं पता नहीं है क्यों डिप्राइव हो, क्योंकि उस ज़माने में अंडमान में नहीं था, फॉलो भी नहीं करता था। लेकिन हमारे रांची कम्युनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें आए ना, स्कीम्स में आए हैं, तेलुगु कम्युनिटी है, जो हमारे पंजाबी भाई लोग जो बहन लोग जो तमिल सेटलर हमारे इस कचाल में है, फिर और भी सारे जो तमिल मलयालम सेटलर, सो बहुत सारे ग्रुप है जिसको डिप्राइव किया गया। आप मैं एमपी बनूंगा तो इनको तो हम ओबीसी का स्टेटस देना ही है। जब भी ओबीसी का स्टेटस हम देंगे इनको, तब हमारा पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी हमारा 38% है रिजर्वेशन उनके लिए। तो इमीडिएटली जब भी हमारा रिकग्निशन होगा तो हम एक तो मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे कि पॉपुलेशन बेस्ड एक सर्वे करके कितना हमारा टोटल उस बेसिस में ये 38% है, उसको बढ़ा के 58% या 48%, मुझे नहीं पता, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये बढ़ेगा। उसके बाद हमारा एक और कैटेगरी है जो 10 ईयर्स कैटेगरी, जो 10 ईयर्स कंटिन्यूस एजुकेशन किया है। ऐसा नहीं है कि 2 साल पढ़े और यहाँ पे 25 साल रहेगी, नहीं होगा। तो 10 साल पढ़ा हुआ वो जो एक कैटेगरी है, उनको हर चीज़ में, दे आर ऑल्सो आइलैंडर, उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मैं एमपी बनने के बाद इन 10 ईयर्स कैटेगरी को भी मैं लाऊंगा। मेरे को जो पढ़ाए हैं ना टीचर्स लोग,
उस ज़माने में 60s में 70s में अर्ली 70s में उन लोग सब 10 ईयर्स कैटेगरी है, वो मेलैंड से आए थे। अब उनके बच्चे भी जनरल कैटेगरी में कम्पीट कर, और यहाँ पे घर है, यहाँ पे रह रहे हैं, आइलैंडर्स कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ अगर हम लोग कर पाए तो 10 ईयर्स कैटेगरी में तो कुछ आएगा। सोच लीजिए कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अंडमान में कितना है, उसमें से अगर 20% लोग हैं तो हम उसको कैटेगरी को बढ़ाएंगे। और मैं एक चीज़ और भी सोचा है, इफ़ इट इज़ अलाउड बाय लॉ एंड और भी कोई प्रेसिडेंस है तो बाहर में कोई एग्जांपल है तो, कि हमारे जितने भी ग्रुप्स डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, इनको तो 100% करना ही है। लेकिन जो ग्रुप ए पोस्ट है उसमें से जो हाईएस्ट लेवल पोजीशंस है उनको हम लोग ओपन रखना चाहिए, ताकि जो हम बताए ना नियर टू 100%, तो इस तरह अगर हम लोग कर पाएंगे, ओबीसी और फिर EWS इनको सब लेके नियर टू 100%, लाइक 90%, 80 to 90% कुछ तक हम पहुंच सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगेन इसमें पार्लियामेंट में खाली बोलने से नहीं होगा, पार्लियामेंट में जाके जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, एक्सलेंसी मिनिस्टर जो है, उनसे नेगोशिएट करना, उनसे बोलना है, एक्सप्लेन करना है। वी हैव टू मेक श्योर दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। आप अगर मैंने जो देखा है अभी हमारे जो MP साहब हैं, जाते हैं, बोलते हैं, आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले उसको प्रिपरेशन करना है, जो मैंने विदेश में भी करता था, क्योंकि हम तो डिसास्टर में काम किया, कन्फ्लिक्ट जगह में काम किया, साधारण लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनको खाना पहुंचाना, उनको फूड, हेल्थ, ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशन, हम लोग का टीम है। तो उसमें आपको पहले डिस्कस करना पड़ता है डोनर्स के साथ, कैसा फ़ंड लेना है, उस फंड्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हमारे टीम को कैसे, तो वो चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ हमारा अंडमान को तो सिंगापुर जैसा हम बना सकते हैं। टूरिज़्म देखिए, एक अच्छा स्कोप है अंडमान में। मैं अभी जब 70 पंचायत में गया तो देखा कि मुझे लगा कि इतना रिमोट जगह में, और एवरी तहसील में सी बीच है, एवरी तहसील में आपका घना जंगल है। तो फॉरेनर, टूरिस्ट लोग, डोमेस्टिक, ये लोग रिलैक्स करने आते हैं, उनके लिए हम तो हर तहसील लेवल में एक टूरिज़्म बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हमारे लोकल जो भी यंगस्टर्स को जॉब मिलेगा। तो 100% जॉब रिजर्वेशन इज़ मस्ट, एंड आई टोटली सपोर्ट दिस। सर, आज के समय में अंडमान निकोबार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है पानी, बिजली और बेरोजगारी। तो इससे आप कैसे निपटोगे सर? बेरोजगारी की तो बात आपने बता दी, पानी और बिजली के संकट से निपटने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या सर? ये मैंने जब अपना मुद्दा कमिटमेंट में तैयार कर रहा था, मैंने एक लिस्ट बनाया, उसमें 42 पॉइंट्स है। तो उसमें ये जो 2 पॉइंट है ना, हम लोग रोज़ सफ़र कर रहे हैं, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट मुद्दा है टू अकम्प्लिश। देखिए, मैं जो बोलता हूँ रियलिस्टिक, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं कर दूँगा, नहीं। ये पानी का जो मुद्दा है, इससे वेरी क्या बोले चैलेंजिंग है। तो इसके लिए मैं जो सोचा हूँ कि हमारा, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ में है, इनको लेके हमारा एक रियली एक टेक्निकल रिपोर्ट तो तैयार करना है कि क्या प्रॉब्लम है। अभी भी मुझे समझ नहीं है, अभी ये रटलैंड का बात करते हैं, इधर का बात करते हैं, वहाँ से पानी आता है, इधर पानी आ रहा है, ये चल रहा है, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ कंक्रीट हैपनिंग। तो हमें ये पहला मेरा काम रहेगा, इनका ऊपर एक रिसर्च करना है, इमीडिएटली विदिन 6 months इसका एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है। उस बेसिस में हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट को लाके क्या करने से इस चीज़ को, तो हम तो मुझे लगता है कि एकदम 100% इनको सॉल्व करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 18 months to 2 years। ये पानी का और पावर का मुद्दा भी वही है। पावर का समस्या भी देखिए, अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ आइलैंड है, कहाँ कहाँ विलेजेस है। एक चीज़ तो मैं रियली थैंक्स देना चाहता हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह में हमारा बिजली पहुँचा है। और मैं एक्चुअली सर ये भगत सिंह साहब को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उनका लीडरशिप में ये सब हुआ था। तो वो भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी का यही करना है, पहला 6 months के अंदर में हमारा रिपोर्ट रेडी होना है कि हम इसको कैसा निपट सकते हैं। वो रिपोर्ट में असेसमेंट होगा एंड रिकमेंडेशन रहेगा, और जो टेक्निकल करेगा, ये नहीं है कि कोई आया जो एक्सपर्ट नहीं है वो बोल के चले गया देन हम भूल गए, नहीं,
एक टीम, एक्सपर्ट टीम को हम लोग असाइन करेंगे जो उसको देन दे विल रेकमेंड, और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे। एंड मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और लोगों को ये जो पावर और पानी से जो प्रॉब्लम है इसको हल कर सकते हैं। और पानी का तो प्रॉब्लम एक्चुअली 2 तरह का है, एक तो है आपका समर टाइम में जो प्रॉब्लम है वो रियली प्रॉब्लम अभी आ रहा है, हम लोग अभी फेस करेंगे, और रेगुलर में ही प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए समर टाइम में हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो हम एमपी बनेगा तो ये दोनों तो रियली प्रायोरिटी है। सर आप मेडिकल फील्ड से हो और आप खुद समझ सकते हो कि आज जीबीपंथ का हाल क्या है। स्वास्थ्य का जो हालात यहाँ पर है वो बहुत ही बुरा कंडीशन में है। और दूसरी बात, जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी लगभग छरमराया हुआ है, क्योंकि कई स्कूलों में जो है प्रिंसिपल नहीं रहे कई साल तक, वाइस प्रिंसिपल नहीं रहे कई साल तक। तो ऐसे में एक एक टीचर, हमने देखा है कि एक एक टीचर 2-2 स्कूल को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एमपी बन जाते हो तो इसको कैसे सुधारेंगे सर आप? रहमान साहब, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, और ये खाली मेरा प्रायोरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रायोरिटी है। हमारे चीफ सेक्रेटरी सर जब आए थे नए करंट चीफ सेक्रेटरी सर, उनका मैं स्टेटमेंट सुनता था एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि सर हर में बोलते थे कि हेल्थ और एजुकेशन के बारे में कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सके। एंड उनका प्रयास अभी भी जारी है, और मेरे लिए भी ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जीबीपंथ का बात किए, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 22 दिसंबर में जब मैंने नवंबर में मैंने अपना अपील जो हमने पोस्ट किया था करप्शन के अगेंस्ट में, उसी अपील में भी मैंने लिखा था कि मैं कंटेस्ट भी करूँगा 2024 एमपी इलेक्शन। उसी दौरान मैंने चीफ सेक्रेटरी सर से मिला था और मैंने मिलके यही चीज़ रिक्वेस्ट की कि सर जीबीपंथ हॉस्पिटल इतना ख़राब नहीं है जितना सुन रहा है, जितना बाहर, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है और मेरा कलीग लोग यहीं पे काम कर रहा है। प्लस मैं जब 24+ ईयर जब मैं बाहर था, हर साल मैं आता था, मैं हॉस्पिटल जाता था, तो मुझे कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं सर को बोला कि सर वहाँ पे 2 लीडरशिप है, एक है DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और एक है एनिम्स के जो डायरेक्टर होता है। तो अगर उसका 2 हेड होगा तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे टसल रहेगा, वहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस रहेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस रहेगा। तो उसी चलते मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा एनिम्स एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में एक टीचिंग हॉस्पिटल होना चाहिए, तो जीबीपंथ हॉस्पिटल होना चाहिए। ये एक मेरा रिक्वेस्ट था। आज का दिन में वो जीबीपंथ हॉस्पिटल हैंडओवर हो रहा है एनिम्स के अंडर में, तो कुछ दिन बाद में हमारा जीबीपंथ फुल टाइम एनिम्स के अंडर में। ये रिक्वेस्ट कंसीडर किया, इसके लिए धरना नहीं करना पड़ा, जस्ट एक्सप्लेन किया कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद हमारा जो मेंबर सेक्रेटरी होता है एनिमस का, जो एनिम्स को जो हमारा गवर्न करता है, तो मेंबर सेक्रेटरी हुआ करता था DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। और जितना भी हमारा रिक्वेस्ट प्रोक्योरमेंट, बाकी इवन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सारा फाइल वो हमारा DHS के थ्रू जाते थे। तो मेंबर सेक्रेटरी का जो रोल है वो रोल DHS रखा हुआ था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अंडमान में किस तरह मैल प्रैक्टिसेस चल रहे। 2014 या 15 में हमारा मेडिकल कॉलेज बना, तब से जो डायरेक्टर आए सब लोग कोशिश किया कि मेंबर सेक्रेटरी का रोल एनिम्स का डायरेक्टर को मिलना चाहिए और जीबीपंथ को हमारा एनिम्स का अंडर में होना चाहिए। एवरीबडी रिजेक्टेड, हाँ, और उस चीज़ को ऊपर तक नहीं पहुंचा। कि देखिए हमारे जो बाहर से आते हैं ना, IAS IPS ऑफिसर, डायनेक्स ऑफिसर और LG सर, इन लोग बाहर से आते हैं, उनको नीचे से ही समझाना पड़ता है कैसा है, क्या सिचुएशन है। मैंने जब बताया एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आज का दिन में कोई भी फाइल वहाँ नहीं जाती है अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू सम अदर, क्योंकि अभी डायरेक्टली मेंबर सेक्रेटरी हमारा डायरेक्टर एनिम्स होता है और वहाँ से सीधा सेक्रेटरी हेल्थ या कमिश्नर कम सेक्रेटरी हेल्थ के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। तो ये छोटा चीज़ है जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना है। और अभी हेल्थ सेक्टर का तो बहुत सारा प्रायोरिटीज़ है। मैंने देखा कि मैंने एक्चुअली अभी जब मैं आप बताए ना कि मैं व्हाट्सएप में था, लेकिन जब मैं घूम रहा था
कैम्बेल बे से लेके डिगलीपुर तक मैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, हर पीएचसी विजिट किया उसी टाइम, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गया, क्योंकि इंक्लूडिंग आवर लॉ एंड ऑर्डर का अंडमान निकोबार पुलिस के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, सबसे तो मिल नहीं पाए, किसी किसी से मिले। तो मैं देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है और दो डॉक्टर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब स्पेशलिस्ट का कमी सब जगह में। आप पोडलर में देखिए तो हमारा स्पेशलिस्ट है, जीबी पंत टीचिंग हॉस्पिटल, तो हमारा प्रोफेसर लेक्चरर लोग सब है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो कमी है। अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ नहीं है, हर पीएचसी में अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद लैब फैसिलिटी अपग्रेडेड नहीं है। तो मैं एमपी बनने से हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक तो हमारा जो साउथ अंडमान वाले है गैराचरमा में, गैराचरमा अभी भी शायद अभी भी ओपन नहीं हुआ, तो होने के बाद हमारा 3 हो जाएगा। ये तीनों हॉस्पिटल में मैं एमपी बनूंगा, 6 से 8 महीने के अंदर स्पेशलिस्ट रहेगा। मैं दावा करके बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से, मुझे इसके लिए पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, जाके वहाँ रिक्वेस्ट करने, जैसा हमारे एमपी साहब बोला अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, मेरे लिए वो नहीं चाहिए। हम 22 हमारा पीएचसीज है, 6 से 8 महीने के अंदर डॉक्टर मलिक एमपी बनेगा। हर पीएचसीज में ट्रेंड अल्ट्रासाउंड ट्रेन डॉक्टर होगा, और वो ट्रेनिंग भी हमारा एनिम्स में होगा या तो मेनलैंड में कोई हॉस्पिटल में होगा, करके हम पोस्ट करेंगे। पैसा का कोई कमी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारे खाली डेडिकेशन इंटेंट। अब जितना भी हमारा पीएचसी है उसमें लैब फैसिलिटी है, उनको भी अपग्रेड करना है। तो मेरे पास बहुत सारे, मैंने एक्चुअली बना रहा था, जैसा हमारा डायलिसिस यूनिट, जीबी पंत में डायलिसिस यूनिट है, लेकिन बाकी जगह में नहीं है, जहाँ पे है तो फंक्शनल नहीं है। तो मैं एमपी बनूंगा तो 3 हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 4 सीएचसी है। और मैंने एमपी बनने के बाद देखिए कोई आइसोलेटेड जगह में पीएचसी, अब कैम्बेल वे जाइए, वहाँ पे पीएचसी वेरी बेसिक, अब इट्स आइसोलेटेड, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको हेलीकॉप्टर पहले जैसा नहीं है, सीट नहीं मिलता है। तो उसको मैंने सोचा अपग्रेड एज ए सीएचसी, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का से नेगोशिएट करना पड़ेगा, अपग्रेडेड सीएचसी बनाना में, ताकि स्पेशलिस्ट भी पोस्ट हो। सिमिलरली आपको कचाल जैसा है, उसके बाद कुछ और जगह है, जैसे बिल्ली ग्राउंड आप देखिए, रंगत और मायाबंदर के बीच में बहुत सारे पॉपुलेशन है, उस जगह में भी अपग्रेडेड सीएचसी के लिए मैं बात कर रहा था। और पीएचसी भी आप मनारघाट, मैंने व्हाट्सएप से नहीं, मैंने गया था, मैं मनारघाट गया, मैं पहला बार गया था, आपका कौन सा पंचायत, शोलबे। आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे साउथ अंडमान में हम पोडलर में बैठे, वहाँ पे अभी भी रास्ता नहीं बना है। आई मीन इट्स अनएक्सेप्टेबल है, 60-70 साल हम लोग यहाँ पे है, अभी तक वहाँ तक रास्ता नहीं बना। फिर मैंने जब पूछा आपका मेडिकल कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल में कहाँ जाते हो, बोलते सर हमारा तो वेम्बरलीगंज में है। तो मैंने बोला यहाँ तो 22-25 किलोमीटर। बोला हाँ, उन्हीं लोग बोल रहा है, फरारगंज और वेम्बरलीगंज में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता था। बोलते वहाँ पे है। आपका पता है अंडमान निकोबार में एक अडॉप्टेड प्रोटोकॉल है, नॉर्म है, कि हम लोग हर 10 किलोमीटर में हम एक पीएचसी लगवा सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी तरह मैं अभी जब डिगलीपुर गया था, शिवपुर से लेके आप अगर डिगलीपुर देखो, इतना डिस्टेंस, इतना पॉपुलेशन, वहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे बंगाली कम्युनिटीज़ है, फिर हमने अभी मिला रांची कम्युनिटी से मिला, और वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी मीन्स वो सब सेंटर है, लेकिन उस बीच में भी एक दुर्गापुर जैसा वो सेंटर मुझे लगा, दैट डिपेंड ऑन कहाँ से होगा। वहाँ पे भी एक पीएचसी हम सोचा कि एमपी बनने के बाद वहाँ तो पीएचसी बनना ही है। ये है हेल्थ सेक्टर का। और जीबी पंत का जो बात मुद्दा उठाया ना, और एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं 7 महीना वहाँ नौकरी किया। मैं अगेन थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि मैंने अप्लाई किया एंड दे ऑफर्ड मी द जॉब। मैं एनिम्स का डायरेक्टर मैम के साथ काम कर रहा था। मैं देखा बहुत सारा परेशानी है, जो पेशेंट बाहर से आते हैं, कैम्बेल बे, डिगलीपुर, मायाबंदर, कार निकोबार, इन लोग आके कॉरिडोर में सोते हैं, उनके लिए रहने की जगह नहीं है। आपको बता रहा हूँ, मैं एमपी बनूंगा, इसको पता नहीं कितना समय लगता है। तो वहाँ पे हमारा ही जीबी पंत का
कंपाउंड में ही बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, 9 इंक्रोचमेंट है। उस 9 इंक्रोचमेंट को मैंने ऑफिशियली लीगली उनको क्लियर करके वहीं पे 3 स्टोरी एटलीस्ट 30 बेडेड, जो खाली एक सोने का जगह होगा, 2 बंदा सो सकता है, प्लस एक टॉयलेट किचन होगा, वो मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो पेशेंट के साथ आते हैं। प्लस कभी कभी पेशेंट को होता है ना कि अभी आज डायलिसिस हो गया, उनको जाके 2 दिन घर में रेस्ट लेना, उसके बाद फिर फॉलोअप करना, वो भी रह सकते हैं। दैट विल बी वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और एनीम्स, आज का जो एनीम्स आप देख रहे हो ना, एनीम्स पोर्ट ब्लेयर, डॉक्टर मलिक MP बनेगा विद इन 5 years। ये एनीम्स को मैं एम्स के जैसा बनाऊंगा, क्योंकि एम्स इज़ द एम्स न्यू दिल्ली, एम्स बाकी एम्स नहीं, एम्स न्यू दिल्ली जहाँ से मैं MD किया हूँ उस तरह स्टेटस में लाऊंगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है ना बहुत अच्छे, जो सीनियर लेवल में कुछ स्टाफ है जो थोड़ा डेविएटेड टू मैल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस, उसको हटाना पड़ेगा। वो करने से हमारा हॉस्पिटल बेस्ट हो जाएगा। ये मैं आपको हेल्थ सेक्टर का बात बता दिया है। PHC तेरेसा, कछाल, हडबे, ये जो है ये PHCs में आइसोलेटेड है। इन सारे PHCs को हमें अपग्रेड करके CHC करना और स्पेशलिस्ट पोस्ट करना। और हम बता रहे हैं, जब मैं नौकरी करता था 1986 टू बिफोर आई गो फॉर माई स्टडी MD 1992 तक, हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट का कभी कमी नहीं था, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर होता था वो हमारा डिफेंस से थे, इंडियन नेवी से सर्जन कमांडर नागरा साहब थे, हम उनके अंडर में काम किए। तो वी यूज्ड टू हैव एवरी हॉस्पिटल, एवरी जहाँ पे भी जिसका पोस्ट होना है रहता था। तो ये है हेल्थ सेक्टर का मैंने जो बताया आपको। हाँ, एजुकेशन सेक्टर, ये एक अनदर प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए एजुकेशन में तो मैं ये बताऊंगा कि हर स्कूल में क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, जो चीज़ अभी नहीं है। मैंने जब रंगत मायाबंदर का दौरा कर रहा था तो मुझे देखा कि वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल ही चलाते हैं और वो भी कितने सारे पोस्ट, मतलब 30-32 पोस्ट खाली है। तो बता रहे थे लोग कि यहाँ पे टीचर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो मैं MP बनूंगा, ये तो 6 से 8 महीने के अंदर ही करना है। हमारे डेडिकेटेड टीचर्स भी है अंडमान में, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप एक टीचर्स को पोस्ट करते हो निकोबार में, कछाल में, आप अगर उस टीचर के बारे में नहीं सोचोगे कि उनका बच्चा अभी पढ़ रहा है या उनका वाइफ कहीं पोस्टेड है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कि लोगों को जब मैं पोस्ट करता हूँ, उनको अगर बोलेंगे कि 1 साल के लिए आप कछाल जाओ, तो हमको उसको 1 साल पहले बीच में लाना है। ये चीज़ हम एक ही डिपार्टमेंट में देखा है अंडमान निकोबार में, दैट इज़ अंडमान निकोबार पुलिस, जहाँ पे अगर बोल दिया कि 1 साल आप छुट्टी नहीं कर सकते हो, 1 साल आपको फिजिकली वहाँ रहना है एंड देन बैंक बैक। इसी तरह हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में था, जब मैं जॉब करता था, जब हमारा सर्जन कमांडर नागरा साहब होते थे, ही यूज्ड टू सेंड, उसी को भेजते थे जिसको बच्चे 12th का एग्ज़ाम नहीं दे रहा, मतलब फैमिली को भी देख के सोच के फिर उनको पोस्ट करते थे। तो मेरे को लगा कि स्कूल अगर अच्छा होना है, अच्छे टीचर होना है और क्वालिफाइड टीचर, वो MTS है और हम MA कर लिया और हमने BA कर लिया, हमने GTT बन गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा टीचर्स के लिए अलग ट्रेनिंग होता है और आजकल का ज़माना में ऐसे ही चल रहा है। आप देखिए, आज हमारे बच्चे जो नॉर्थ मिडिल के हैं, जो कार निकोबार के, वो बच्चे नीट क्लियर नहीं कर पा रहे। क्यों पढ़ नहीं? क्योंकि हमारा टीचर नहीं है अच्छा टीचर, वो पढ़ा नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उनके पास उसको गाइड भी नहीं कर पा रहा है कि भाई नीट का एग्ज़ाम कब देना है। आप अगर साउथ का लेंगे, मैंने बताया ना आपको, मनार घाट, शोलबे, उस साइड गए, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है टीचर का। पोर्टलैंड में रहते हैं, बराबर अच्छे टीचर स्कूल में पहुँच रहा है, मनार घाट में पहुँचा, शोलबे में पहुँचा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। यहाँ में टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नॉर्थ मिडिल एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। जो चीज़ मैं करूँगा, और आज का दिन में आपको बताया 80% जो सफ़र कर रहे हैं ना, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप B सफ़र कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बोलने के लिए कोई नहीं है, उनका ट्रांसफ़र होता है। आपसे मैं पहचानूँ, मैं जाके MP साहब को बोल दिया, MP साहब डायरेक्टर साहब को फ़ोन कर दिए, अरे उसको थोड़ा देख लेना, ये दिस इज़ नेचुरल एंड नॉर्मल। बट डायरेक्टर को सोचना है भाई हमें कैसा चलाना है। अब MP साहब अगर फ़ोन किया तो उनका तो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें डायरेक्टर को कैसे मैनेज करना है वो करना है। अब इसमें हम IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको हम दोष नहीं दे सकते। जो हमारे अंडमान निकोबार में सभी लोग दोष देते हैं। मैं जो
ठीक नहीं है उनको भी मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशन में कि जयनाराम का जितने भी हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना है, दैट्स मस्ट बी। अभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में ये मैं 100% अपोज करता हूँ। मैं एमपी बनूंगा, आई विल नॉट अलाउ टू हैव दिस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि आप देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है ना इतना रेप्यूटेड है नेशनली इवन इंटरनेशनली, हाँ इनका रिकग्निशन, तो ये जाना नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। अगर मैं एमपी बना तो ये सब तो देखिए बिना पावर के आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मैं बिना पावर का मैं कर सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने गया था, जब बताया ना आपको कि हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं था, मैं हायर लेवल ऑफिशियल से मिला एंड मैं उनसे बताया कि सर ये हमारा प्रॉब्लम है, स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर ही टुक माई एडवाइस एंड इनिशिएट भी किया है, उनका अपॉइंटमेंट के लिए इनिशिएट भी। देखिए अंडमान में स्पेशलिस्ट आने के लिए इजी नहीं है, उनके लिए पता होना चाहिए कैसा करना है कैसा नहीं करना है। और अगर मैं एमपी रहता मैं उनको भी बोलता कि भाई कैसा करना है, वो तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप ला सकते हो। उसी दौरान हमारा 87 स्टाफ नर्स स्टाफ एएनएम स्टाफ नर्स इन लोग सब कॉन्ट्रैक्ट में है। आपको पता है 3 महीना से कॉन्ट्रैक्ट में है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। मेरे को व्हाट्सअप भेजते हैं, सर हम लोग का प्रॉब्लम है। जिस तरह आप अभी बताया ना कि बच्चे धरना कर रहे हैं, इन लोग धरना नहीं किया क्योंकि इन लोग हॉस्पिटल छोड़ के कहाँ धरना करेंगे। उन लोग हमको बोले, मैंने जाके सेक्रेटरी हेल्थ से सर से बोला कि ये तो अनएक्सेप्टेबल है। मैंने ऐसे ही बोला कि अगर 3 महीना से आपका हमारा स्टाफ का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो उस ज़माने में उनका भी कुछ चैलेंज था, मुझे भी पता है कि क्या चैलेंज था। देयर वर सम चैलेंज जिसके लिए वो डिले हो गया, बट वो रिक्वेस्ट में 1 हफ्ता के अंदर हुआ। आप ये काम होता है अगर हम सही तरीक़ा से सही समय में एक्सप्लेन कर सकेंगे हमारे हायर अथॉरिटी। ये काम मेरा नहीं था, किसका काम था? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का काम था। इसी तरह मैंने और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, करप्शन का केस। एक मैंने करप्शन का केस को लेके गया था एक हायर अथॉरिटी के पास एंड मुझे वेट करना पड़ा 3.5 मंथ्स, जिसमें मैंने प्रूफ दिया, एविडेंस दिया, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। मुझे पता है क्यों नहीं हुआ। वो बड़ा बिजनेसमैन है, हमारा कोई ये जितना भी ये पॉलिटिकल ये एफिलिएशन है उनका, उसके बाद कुछ बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हैं, दोज हु आर इन्फ्लुएंस। इट टुक 3.5 मंथ्स। और आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने जब उनको जाके बोला, एक्सप्लेन किया थोड़ा से स्ट्रांगली एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिक्वेस्ट किए कि ये होना है, 1 हफ्ता के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। तो देखिए ये सारा चीज़ हो सकता है अगर आप पोलाइटली हमारे रेस्पेक्टफुली नेगोशिएट करेंगे। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको रेस्पेक्टफुली भी बोलना है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी होगा ना, मैं जब जाके सेक्रेटरी से बात करूँगा, इट शुड बी पोलाइट, इट शुड बी इट शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल। जब डिस्कशन होगा हम ये नहीं बोल सकते मैं ये कर दूंगा। अभी जैसे अभी मैंने देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था आप ही का इंटरव्यू चैनल में, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि सारा चीज़ पावर से ही होता है। पावर से तो पावर होना ज़रूरी है पार्लियामेंट में लेने के लिए, उनको मुद्दा को रखने के लिए, लेकिन जो आपका एक्सेस होगा ना हाई लेवल मिनिस्टर के साथ, ये सब होगा जब भी आप एमपी बन सकते हो। और मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर 6 से 8 महीने के अंदर एकदम सही करने का प्रयास करूँगा। और मैं जो बोलता हूँ वो रियलिस्टिक, मैं कोई ये नहीं है कि आपको मैं बताया हूँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये 2 साल लगेगा। इसी तरह मेरे को कोई पूछता है NH4 का, मैंने NH4 से हाई लेवल ऑफिशियल के साथ बात किया हूँ, उन लोग भी बोले कि सर सारा चीज़ हमारे पास होगा, 2 साल लगेगा पूरा कंप्लीट हमें बनाने के लिए। तो हम अगर बोलेंगे नहीं हम बना के करके एक साल में बना देंगे, ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में ये तो मैं आपको बताया ही है। और खाली ये नहीं है, हाँ मैंने भूल गया बताने, ये वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे पास बहुत सारा ITI है, वो उसमें भी प्रिंसिपल्स नहीं है। जितने भी हमारा हायर एजुकेशन उसमें प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। इसमें मैं 6 महीना में इन सब में क्वालिफाइड ऑफिसर होना। अब बोलिए, अब ITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए जो नॉर्म्स है ना,
दे हैव इम्प्लीमेंट, आई रियली थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन कि सब जगह में खोले ITI जो भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें टीचर नहीं। अब वो प्रॉब्लम तो डायरेक्टर के लेवल में नेगोशिएट करना, बात करना है डायरेक्ट सेक्रेटरी से, जो भी हमारा पॉलिसी है वो सब करके करना है, जो चीज़ का हमें नहीं है। मैं और एक बात बताना चाहता था कि मैं जब 70 पंचायत गया ना, मुझे लगा कि बच्चों को ना प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जो चीज़ अभी भी कमी है। तो हर पंचायत में हम MP बनेगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन इस इंग्लिश मीडियम के चलते वहाँ पे एक अपना जो मदर टंग लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना। जैसा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल एक तमिल एरिया में है तो तमिल सब्जेक्ट एक कंपलसरी होना इंग्लिश मीडियम स्कूल। सिमिलरली अगर मान लीजिए जो एरिया में रांची पॉपुलेशन है तो उनका हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा वो होगा। सिमिलरली बंगाली पॉपुलेशन है तो बंगला होगा। तो इंग्लिश मीडियम, ये मेरा एक अपना जो मैंने सोचा है कि क्योंकि अगर हम लोग एजुकेशन का जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तभी आगे होगा। और इंग्लिश देखिए इज़ वन ऑफ द 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यूएन लैंग्वेज। तो इंग्लिश आपका बेसिक अच्छा होगा तो देन वी कैन डू प्रोग्रेस मोर। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में मैं इतना ही बोल सकता हूँ अभी फ़िलहाल। सर अंत में आप बताइए कि BSP का 2024 के इलेक्शन को लेकर मेन 3 एजेंडा क्या है? BSP का 2024 के इलेक्शन को लेकर मेन 3 एजेंडा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले आप। मेरा तो देखिए 100% जॉब रिजर्वेशन मैंने तो बता ही दिया। अगर 3 ही में रेस्ट्रिक्ट करने बोलेंगे तो मैं तो 100% जॉब रिजर्वेशन और हेल्थ एजुकेशन। लेकिन मैं 2 मिनट और लूँगा। देखिए मैंने जो 42 पॉइंट्स बनाए थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। एक तो निकोबार ग्रुप में अब देखिए कि उड़ान जो है ना, लोगों को बहुत तकलीफ़ है। शिप का फैसिलिटीज़ नहीं है, निकोबार में जो बर्थिंग फैसिलिटी नहीं है, इसको तो हाई लेवल में करना पड़ेगा। लेकिन जो इमीडिएट हम लोग 6 महीने के अंदर कर सकते हैं वो है उड़ान स्टैब्लिश करना, जो हमारे मोदी जी 2016 में शुरू किए। अब हम लोग अभी भी नहीं कर पाए। दिस इज़ आई फील लाइक ये एज ए MP ये चीज़ को लेना था, ये चीज़ को करवाना था। खाली MP नहीं है, हमारे जो BJP के जो सीनियर लीडर्स अंडमान में इन लोगों का एक्सेस है, हमारा मोदी जी के पास एक्सेस आज के गवर्नमेंट में, तो वो चीज़ लाना था। फिर ये शिपिंग सेक्टर तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। फिर मैं देखा हूँ रांची कम्युनिटी से जो है वो जंगल में बसे हुए है। फिर खाली रांची नहीं, बंगाली कम्युनिटी में डिगलीपुर में देखा, उनको लैंड है, उनको पास इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का कनेक्शन है, लेकिन उनका लैंड राइट्स नहीं मिला। हमको लगता है ये जो 50-60 साल से जो बैठे हुए है उनका एक लैंड राइट्स होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ ना बहुत बेसिक चीज़ है जो साधारण लोगों का मुद्दा है। हम आपके लिए पता नहीं है, मुझे लगता है हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। मैं जो उतरा हूँ इसके लिए ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और BSP अंडमान निकोबार इस प्लेटफॉर्म में करके हम लोग सब मिलकर हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जो भी हमारा वीकर सेक्शन है उनका राइट्स के लिए हम लोग बातें करेंगे और जो भी कर सकेंगे वो हम लोग को करना है। अभी और एक बात हम बोलना भूल गया कि आयुष्मान भारत। अब देखिए आयुष्मान भारत का तो है, कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग जाते हैं गरीब बेचारे, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो उनका जो जाने आने का जो खर्चा है ना, दैट आई विल मेक श्योर दैट इट इज़ गेटिंग थ्रू आयुष्मान, क्योंकि ये चीज़ ऊपर तक लाना पड़ेगा। सर अंत में आप आपके वोटर्स से हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? थैंक यू। मैं पहला बात तो अपना वोटर और देशवासियों से बताना चाहता हूँ कि आप जब वोट देने जाएंगे सोच समझकर वोट दीजिएगा। जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा उनका क्वालिटी की तरफ देखिए, खाली पार्टी के तरफ मत देखिए। जो कैंडिडेट है उनका क्वालिटीज़ के तरफ देखिए, जो आपको लगता है अच्छे हैं, जो आपके लिए काम करेगा, जो ऑनेस्ट है, जो इम्पार्शियल है, जो आपके साथ खड़ा होगा, उन्हीं को आप वोट दीजिए। इस दौरान ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तो पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि मुझे लगा कि हमारा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए काम कर सकूँ।
और मैं ये भी कमिट किया हूँ कि मैं एमपी बनूंगा। एमपी के जो सैलरी होता है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ होता है, जो वो भी मैंने डोनेट करूंगा ताकि साधारण लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उस फंड से उनको मैं सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। ये आपका वोटिंग आपका राइट है। आप जिस को भी सोचेंगे कि आप वोट देंगे, आप सोच के समझ के आपका कीमती वोट दीजिए और डॉक्टर मलिक को वोट देंगे तो बीएसपी का जो सिंबल है हमारा हाथी का सिंबल है। तो मैं अपना देशवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग सोचिएगा आज से वोटिंग का दिन तक और किसको वोट देना है। अगर मेरा मैसेज जिसका पास भी पहुँचे, आप लोग ये सोचना कि डॉक्टर मलिक आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं रास्ता में आप ही के साथ रहूँगा। जो चीज़ मैंने आज लास्ट 4 साल में बाहर विदेश से अंडमान आया हूँ, मैं देखा नहीं हूँ कि कोई भी खड़े होते हैं लेकिन उसका कोई आउटकम मैंने नहीं देखा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी तीखे सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। अंडमान आज तक की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप जीत कर आएँ। धन्यवाद सर।